देश बड़े राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा है। इस बदलाव का हम सब हिस्सेदार हो रहे हैं, भागीदार हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। अगर शिकार की बात करें तो किसान शिकार हो रहे हैं, दलित शिकार हो रहे हैं, आदिवासी शिकार हो रहे हैं, इस देश के गरीब वंचित लोग शिकार हो रहे हैं। लेकिन सब लोगों की बात कहीं ना कहीं आ रही है सामने। किसानों की बात की जा रही है, दलितों की बात की जा रही है, मुसलमानों की बात की जा रही है, गरीबों की बात की जा रही है। पर एक ऐसा तबका भी है जिसकी बात आज कोई नहीं कर रहा। न कोई मीडिया में बात कर रहा है, न कोई समाज में बात कर रहा है, न कोई राजनीति में बात कर रहा है। जी हाँ, आदिवासियों की बात कोई नहीं करता। आज हमारे साथ बात करने के लिए नीतिशा खलको मौजूद हैं। नीतिशा खलको दौलत राम कॉलेज में पढ़ाती हैं। नीतिशा खलको JNU से रिसर्च भी कर रही हैं, PhD कर रही हैं। इनसे आज हम समझते हैं कि आदिवासियों की क्या स्थिति है, खास तौर पर आदिवासी महिलाओं की क्या स्थिति है देश में, समाज में। ये खुद झारखंड से आती हैं। आदिवासी महिलाओं की स्थिति की बात करें तो बस्तर से लगातार खबरें आती है आदिवासी महिलाओं के बलात्कार की। साथ ही हम यह देखते हैं कि आदिवासियों को कभी कभी नक्सली बताकर मार दिया जाता है। सर, उन पर आरोप लगता है कि उनको नक्सली बताकर मारा गया है। तो आज हम नीतिशा से इन सब मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। नीतिशा, सबसे पहले यह बताइए कि आदिवासियों की अभी देश में क्या स्थिति आपको नजर आती है? वो हैं कहीं क्या नक्शे में? ओम जी, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि अगर आप देश में आदिवासी स्त्रियों को अगर ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे तो मैं आपको दिल्ली का ही एक छोटा सा डाटा बताना चाहूँगी कि लगभग यहाँ पे जितने भी काम करने के लिए महिलाएं आई हुई हैं, जो घरेलू कामगार के अंतर्गत आती हैं, वो पूरी तरह से पूरी दिल्ली में एक अच्छी खासी लाखों की संख्या में है। वहाँ पे अपने राज्य में उनकी स्थिति यह है कि मौसम की खेती है, एक मौसम की खेती जो मानसून पे आधारित है। मानसून में जो भी वो खेती कर पाते हैं वो साल भर उनके खाने के लिए हो पाता है, और अगर साल भर भी नहीं खाने के लिए हो पा रहा है आज के समय में मानसून के बिगड़ने की वजह से, या जो भी वहाँ हालात है, या वहाँ की राज्य सरकार उनको नौकरियाँ नहीं दे पा रही हैं, या किसी भी हाथ को काम नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, तो आप पाएंगे कि वो बाहर निकली हैं। एक समय था, अंग्रेजों का काल था, जब चाय के बागान लगाए जा रहे थे, तो उन चाय के बागानों में भी एक अच्छा पॉपुलेशन आदिवासियों का माइग्रेट कराया गया था। एक मजदूर के तौर पे यहाँ से उठा के ले जाके वहाँ बसाए गए थे। लेकिन आप पाएंगे कि अभी उत्तर पूर्व में या पूर्वोत्तर राज्यों में जो आदिवासी, झारखंडी आदिवासियों की स्थिति है, वहाँ आपके हो है, मुंडा है, संथाल है, उरांव है, इन सब की स्थिति वहाँ पे है कि उनको आज आदिवासी का दर्जा नहीं है। वो टी ट्राइब के नाम से जाने जाते हैं, बट उनको कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। एक बंधुआ मजदूर की तरह से खटे हुए हैं, और एक आप कहेंगे कि पूरी पीढ़ी की पीढ़ी वो सिर्फ चाय बागान में लगी हुई है। और आप उनके अगर आमदनी को देखेंगे तो पर डे 100 रुपये मिलते हैं, और कुछ अनाज उनको और कुछ चाय जो प्रोडक्शन होता है उसमें से दे दिया जाता है। आज वो वापस अपने यहाँ राज्य नहीं लौट सकते हैं। झारखंड में उनका अब गांव घर बिल्कुल भी नहीं बचा है, और वहाँ पे वो लैंडलेस हैं। तो जो स्थिति एक पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी परिवारों की देखने को मिलती है वो बहुत निराशाजनक है। वही आप दिल्ली में भी देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे घरेलू कामगार की संख्या में है, और आप इनको कई बार, एक चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि आपको माहौल मिलता है कि आप मिलजुल सकते हैं, तो संडे को वो फ्री होते हैं। और दिल्ली के जितने भी आप चर्च घूम जाएंगे उसमें आपको ऐसी आदिवासी महिलाओं की संख्या मिलेगी जो अच्छी खासी संख्या में बाहर निकली हुई हैं। और वहाँ पे वो कितनी सेफ है, अनसेफ है, हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। कितना वो वर्क कर रही है और कितना उनको वाकई उनका पैसा मिल पा रहा है। उसके अलावे भी क्या घरेलू कामगार के दौरान में वो और किसी तरह की हिंसा के भी शिकार हो रही हैं? उनका सिर्फ आर्थिक शोषण हो रहा है या सिर्फ दैहिक शोषण हो रहा है? हम लोगों को देखने की जरूरत है, जो कोई नोटिस नहीं करता। ठीक है, बस्तर में जो घट रहा है, जो रांची में घट रहा है, जो उड़ीसा में घट रहा है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दिल्ली बेस्ड में भी एक अच्छा पॉपुलेशन है जिसके बारे में हम नहीं बात कर पा रहे होते हैं। अच्छा नीतिशा, जब आपने बात करने की शुरुआत कर रहे हैं आप, तो यह बताइए कि राजनीति के स्तर पर हम यह देख रहे हैं कि दलितों के नेता दिखते हैं,
और अलग अलग समुदाय के लोग, पिछड़ों के नेता दिखते हैं, किसान नेता भी इवन आते रहते हैं, लेकिन कोई बड़ा आदिवासी नेता, एक शिबू सोरेन का एक बड़ा नाम आया था, बाद में वो भी झारखंड तक सिमट गए। इसी तरह से छिटपुट तौर पर तो दिखता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा जो है आदिवासी नेता नहीं दिखता। आप इसको कैसे देख रही हैं? मैं आपको दो नाम से परिचित कराना चाहूँगी जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता के तौर पे हमारे सामने हैं, लेकिन क्योंकि एक दबाव है इस समाज में कि इस तबके को देखना ही नहीं है कहीं ना कहीं, तो जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, एक बड़ा नाम हमारे सामने थे जिन्होंने अच्छा पार्टिसिपेशन किया है आपके नेशनल, जो भी नेशनल, जब वो नेशन फॉर्म हो रहा था, एक संविधान की बात चल रही थी उस समय। उसके अलावा एक नाम कार्तिक उरांव भी है जिन्होंने वहाँ पे एक नेता, राजनीतिक नेता के तौर पे, एक सामाजिक नेता के तौर पे उनकी ज़्यादा पहचान रही है, राजनीतिक कमतर, लेकिन इन लोगों ने भागीदारी निभाई है। अगर अभी आप नेताओं में, आदिवासी नेताओं में अगर बात कर रहे हैं कि क्राइसिस है, शिबू सोरेन के बाद कोई जनरेशन ही नहीं दिखता है या लोग कोई लीडर ही नहीं दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आदिवासियों के बीच में एक सामूहिकता थी। पहली बात, मेरी समझदारी के अनुसार मैं बात करना चाहूँगी, तो राजनीति जो टर्म है ना, उसमें एक राज करने की पॉलिसी है, और राज आप तब करते हैं जब कोई निचला होता है। हमारी सोसाइटी ऐसे रही है कि हम लोग समानता प्रैक्टिस करते रहे, तो हायरार्की हमारे बीच में नहीं रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीति को लेकर के बहुत समझदारी आदिवासियों के बीच में मेरे हिसाब से नहीं है, और अगर आज के बदलते परिवेश में अगर वो आज राजनीति की तरफ चले हैं या एक नहीं दिखने वाले प्रेशर के बावजूद उस ओर बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक वोकलनेस नहीं है, ठीक है, और वो वोकलनेस बस इस वजह से भी नहीं है क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल रूट कॉज बता दिया कि हमने राज करना कभी किसी के ऊपर सीखा ही नहीं है। कार्तिक उरांव, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ऐसे कई नायक हुए, सिद्धो कान्हू, ऐसे कई नायक हुए जिनको वर्तमान जो है स्पेस नहीं दे रहा है। ठीक है। दलित नायक तो इतिहास की धूल झाड़ कर खड़े हो रहे हैं, जैसे कि अभी सावित्रीबाई फुले सामने आ रही हैं, ज्योतिबा फुले सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई आदिवासी नेता, इस तरह से आदिवासी नायक एकदम खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। तो क्या लगता है कि आदिवासी समाज में ऐसा कोई उभार है, ये जो नया दौर है, जैसे आप जैसे लोग आज यूनिवर्सिटीज में आ गए, जेएनयू से रिसर्च कर रही हैं, तो इनको सामने लाने के लिए क्या कोई प्रयास, इस तरह का सार्थक प्रयास हो रहा है? लोग अपनी अपनी जगह पे एक अपने परिवेश के अनुसार लड़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हूँ, तो मेरी जो क्षमताएं हैं, वो जितना मैं अपना हाथ फैला सकती हूँ, जितना मैं अपनी बात पहुँचा सकती हूँ, वो मैं कोशिश में हूँ। वाया रिसर्च में कोशिश में हूँ, वाया लेखन में कोशिश में हूँ। इसी तरीके से बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगहों से कर रहे हैं, बट कोई एक मेजर नेटवर्क हमारे बीच में शायद लैक कर रहा है, या कोई एक चीज़ मिसिंग है या गायब है कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के सामने कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि हमारे कोई आइकॉन उभर के नहीं आ रहे हैं, या आइकॉन अगर आपने आए भी हैं तो आपने उसको बहुत सारे वजहों से बांटा है। पहले एक बात समझने की जरूरत है कि जो ट्राइब है वो शेड्यूल ट्राइब कह देने से हम लोग एक होमोजेनस आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं सिर्फ झारखंड की बात करूं तो उरांव है, मुंडा है, खड़िया है, वो है, दे ऑल आर डिफरेंट आइडेंटिटीज, ठीक है। उस आइडेंटिटीज में हमें कुछ कॉमन चीज़ों की तरफ खोज के बढ़ने की ज़रूरत है। आप पाएंगे कि वहाँ रिलीजन वाइज भी एक अच्छा डिफरेंसेस है। जो नेचर को वर्शिप करते हैं वो सरना कहलाते हैं। जो लोग ईसाईयत में कन्वर्ट हो चुके हैं वो अपने आप को ईसाई आदिवासी कहलाते हैं, और बहुत हद तक अभी आरएसएस और विहिप जैसे संगठनों का वहाँ पे बोलबाला है। तो वनवासी कल्याण केंद्र की एक भूमिका के तौर पे वहाँ पे आप पाएंगे कि एक पकड़ बनी है, तो वहाँ के आदिवासी अब हिंदू भी होना शुरू हो गए हैं। तो अब तीन आइडेंटिटीज़, जो धार्मिक तीन आइडेंटिटीज़ है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से, एक तो अपनी ट्राइब की विशेषताओं और भाषाओं की वजह से अलग हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक नेता चुन पाने में हमें कई बार दुविधा होती है, और यही वजह है कि वहाँ पे जो आदिवासी भाषाएं हैं, आदिवासी भाषाओं को भी हम लोग पाएंगे कि उस पर कोई काम कर नहीं रहा है। वहाँ पे मास्टर्स, पीएचडी और एमफिल के लिए पढ़ाई
की जाती रही है, लेकिन आप पाएंगे कि आपका ग्रेजुएशन के स्तर पे, आपके जो इंटर के स्तर पे या स्कूल के स्तर पे ये शिक्षाएं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गायब है। तो आप पाएंगे कि विभिन्नताओं के होने के वजहों से भी हो सकता है हम एक आइकॉन की तरफ अपना सामने नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये जो रिक्तता है, आपको लगता है कि ये जो नया जनरेशन है आदिवासियों के बीच, या फिर राजनीतिक हमलों से, सामाजिक हमलों से, जो दलितों के बीच, पिछड़ों के बीच, ये सब लोग कहीं ना कहीं सताए हुए हैं, इनके बीच एक क्लास है। आपको नहीं लगता है कि इन सब चुनौतियों से जूझने के लिए एक बहुजन एकता बने? बहुत संभव है, और ये प्रयास कुछ पार्टियों के रूप पे हमारे पास देखने को मिलता भी है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बहुजन एकता से पहले अपने बहुत सारी चीज़ों को आंसर करने की ज़रूरत है। मैं ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों का हिस्सा रही हूँ जहाँ पे आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हम लोग बहुजन एकता को सेलिब्रेट कर रहे थे, उस मोटो को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब चीज़ें अलग अलग संदर्भ में आ रही होती हैं, आपने कॉमन चीज़ें तलाशी कि हम कहीं ना कहीं वंचित हैं, परेशान हैं, हमें लड़ने की ज़रूरत है, तो हम एक प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आ रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो सामाजिक बनावट और आपने जो सीखा हुआ रहता है वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल खुल करके 2-3 कार्यक्रमों के बारे में बात करना चाहूँगी जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा। दलित सॉलिडरिटी पीपल्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन रहा है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा था कि जो भी सताए हुए हैं वो दलित हैं। ठीक है, इस कार्यक्रमों में हम लोगों की सहभागिता बढ़ी, हम लोगों ने रांची में कार्यक्रम लिए और लोगों से जुड़े, लेकिन सबसे पहली बात जब उस समय मैं थोड़ा सा दलित वर्ड को थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगी कि दलित को थोड़ा सा ब्रॉडर करने की कोशिश की गई थी। वो सिर्फ नहीं कि वो शेड्यूल कास्ट के संदर्भ में जो भी सप्रेस्ड है उसमें आपने औरतों को भी काउंट कर लिया, आपने ट्रांसजेंडर्स को भी काउंट कर लिया, और जेंडर एक कॉमन फेनोमेनन बना करके आपने उसको सामने हमारे रखा। ठीक है, लेकिन आप जब इन अलग अलग लोगों से एक यूनिटी की बात कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इनके जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ आपको वास्ता रखना पड़ेगा। आज जहाँ पे शेड्यूल कास्ट के पास अपनी आइडेंटिटी से मुक्त होने का एक सवाल है कि नहीं, हम दलित नहीं हैं, हम आदमी हैं, हम मनुष्य हैं, लेकिन आज आदिवासी इस बात के लिए लड़ रहा है कि नहीं, पहले हम आदिवासी हैं और आदिवासी ही हैं। तो ये जो एक आइडेंटिटी को लेकर के अपना मतलब एकदम सामने आप मैं अपनी भाषाओं में बात करूं तो कोई भी अपने आप को ये नहीं बोलता है कि मैं कुड़ुक हूँ, मैं मुंडा हूँ, वो बोलता है मैं आदिवासी हूँ। उनका जो पहला लाइन होता है, तो आपको इस तरह के वर्ड्स नहीं मिलेंगे। आपने ठीक सवाल का जवाब में आप सही जगह पे आ गए। आदिवासी खुद कहते हैं कि आदिवासी हैं, लेकिन आरएसएस जो है वो कहता है कि वो हिंदू हैं, ईसाई कहते हैं कि वो ईसाई हैं, लेकिन आदिवासी हैं क्या आखिर? फिर इतनी तरह का कन्फ्यूजन है, आदिवासी कौन है? मेरी उम्र 30 साल है। मेरे माता पिता को कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मुझे रिलीजन के बहाने अपने बच्चों को बड़ा करना है, तो उन्होंने कभी भी हमारे सामने ना ईसाइयत को रखा ना हिंदुइज्म को रखा। हमने जो अपने घर में प्रैक्टिस देखा वो अपने पूर्वजों को मानते देखा। 2 त्यौहार हम मनाते रहे हैं, सरहुल और करम, और इस त्यौहार में हमने सिर्फ नेचर को वर्शिप करते देखा है, माँ बाबा को, दादा दादी जी को, और उसके मतलब उसके बाद जिनको हम याद करते हैं अपने आस्थाओं में वो सिर्फ और सिर्फ पूर्वज होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी रिलीजन में जाने की ज़रूरत है जब आपको अपनी संतुष्टि मिलती है। रिलीजन के नाम पे जो इतनी मारकाट मची हुई है, इतनी दूरी है, हम आदमी होना तक नहीं तय कर पाते हैं। तो मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स का ये विकल्प ज़्यादा बेहतर था, उन्होंने ये ज़्यादा समझदारी दिखाई, और सारे आदिवासी समुदाय जो बाकी ईसाइयत में नहीं गए हैं, जो हिंदुइज्म में नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ पे मैं अभी झारखंड के संदर्भ में एक चीज़ देखूंगी कि वहाँ पे सरना का एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है। वी आर सरना पीपल, हम भी सरना हैं। जो लोगों ने कन्वर्जन कहीं नहीं किया वो सरना है, लेकिन सरना के नाम पे वहाँ पे अभी एक प्रोजेक्शन आ रहा है कि आपको छोटे छोटे टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ गढ़ी जा रही हैं कि सरना माँ होती हैं। ठीक है, सरना इज़ अ प्लेस जहाँ पे कि ग्रुप ऑफ
पेड़ होता है साल का, और वहाँ पे हम जाके वर्शिप किया करते थे। पर अभी हिंदू इन्फ्लुएंस में या आरएसएस का हिडन एजेंडा कह लो आप, जिसकी तहत कि सरना धर्म में भी आपने मंदिर बनाने शुरू कर दिए हैं छोटे छोटे, आपने उसके पूजा पाठ एकदम रिजिड होकर के हर थर्सडे स्टार्ट कर दिया है, लाल पाड़ साड़ी में ही आपने शुरू कर दिया है, आपको झंडा कैरी करने से ही आप सरना काउंट किए जाएंगे। इस तरह की बाध्यता पहले नहीं रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ नेचर से हमने लिया है, हमने नेचर को ही वापस करना है, और इससे बढ़कर के मुझे नहीं लगता है किसी की भी कोई धार्मिक आस्था हो सकती है। नितिशा, आज का सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बड़ी संख्या में आदिवासियों को नक्सली बताया जाता है, और नक्सली बताकर उनकी हत्या भी की जाती है, उस पर उंगलियां भी उठती हैं। कि आपको क्या लगता है कि आदिवासी नक्सली बन रहे हैं क्या? अगर बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं? क्या सरकार से असंतुष्ट हैं, व्यवस्था से असंतुष्ट हैं, या फिर क्या पैसों के लिए बन रहे हैं, या क्या है ये आदिवासी और नक्सली एक साथ क्यों आ गया? नक्सलिज्म को जो आदिवासियों के एकदम समानार्थी शब्द आज के समय में बना दिया गया है, उसका विरोध किया जाना चाहिए, बहुत घना विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चंद मुट्ठी भर लोगों की बात है जो नक्सलिज्म के नाम पर इन आदिवासी गांवों के आसपास इर्द गिर्द एग्जिस्ट करते हैं। इनका आदिवासियों से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है। लेकिन मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी, बिल्कुल अपने घर की बात बताऊंगी, तो शायद आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो कि क्या है। मेरी नानी, बुआ नानी, मम्मी की बुआ के बेटे को नक्सलियों ने उठाया था। ठीक है, उस समय वहाँ पे एक दबाव था कि गांव में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, हमें व्यवस्था बदलने के लिए थोड़ा सा कुछ करना होगा। तो उन्होंने गांव में मीटिंग करी और एक रिक्वेस्ट किया कि हर घर से अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उसमें से एक जरूर दिए जाएं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे घर में सिर्फ 2 मामा जी थे, तो उनको एक को जाना पड़ा, सबसे छोटे वाले मामा जी। वो करीब वहाँ पे 2 साल रह के लौटे और वो बात करना भूल गए। उन्होंने क्या देखा, क्या जाना, मुझे नहीं मालूम, आज तक उस पर कभी मामा जी ने बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने बातचीत करना भूल गए। एक बहुत ही उनका अलग व्यक्तित्व तो हमारे सामने आया। खैर, इन बातों के अलावा जब इस 2 साल में नानी जी को कभी भी परेशानी हुई अपनी खेती को लेकर के, कि खेती वो नहीं कर पा रही थी, उनके काम रुक रहे थे, तो उन्होंने उस पार्टी लाइन को जाके इन्फॉर्म किया। तो उन्होंने बोला कि आपका जब भी खेत का टाइम है और जब भी काटने का टाइम है, जहाँ पे आपको ह्यूज लोगों की ज़रूरत है, आप हमें बताइए, हम करेंगे। ठीक है। और वो 2 साल जब मामा जी उधर थे, तो उस समय का खेती और उस समय की धान कटाई, तमाम चीज़ें उन लोगों ने मिल करके देखी हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक इस तरीके का लेन देन गाँव में रहा है 2 लोगों के बीच में। और जहाँ तक वो व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, तो व्यवस्था बदलने की बात हिंसात्मक तरीके से नहीं आ सकती, ये मेरी समझदारी है। और नक्सलिज्म एक्चुअली बहुत कम है वहाँ पे, जिसको कि हम बहुत हवा बना करके दिखा रहे हैं। सरकार लगातार कॉरपोरेट्स को जो है ज़मीनें दे रही है, जंगल दे रही हैं, और उसके बावजूद आपका जो है भरोसा दिख रहा है। तो क्या लगता है कि इन चुनौतियों से इसको आप कैसे देखती हैं कि सरकार का रवैया ठीक ठाक है आदिवासियों के प्रति? नहीं, जिस तरीके से रघुवर दास सरकार के समय में अभी CNT SPT एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं, ये रूल्स इवन संविधान ने भी नहीं कॉन्स्टिट्यूट किए थे, वो बने हैं उससे भी पहले। जो आंदोलन थे वहाँ पे ब्रिटिश सरकारों से लड़ भिड़ करके वहाँ के लोगों ने अपनी सुविधानुसार जमीन को लेकर के कुछ चीज़ें लाई थी, और उस पर अगर जो अटैक हो रहा है तो हम कहीं से नहीं कह सकते। उससे पहले मैंने डोमिसाइल की लड़ाई देखी है अपने स्कूल डेज में, जब सरकारी नौकरियों में 3रे और 4th जो श्रेणियां हैं उसके लिए रिजर्वेशन की बात की गई कि वो लोकल को दिया जाएगा, और वो लोकल कहाँ से तय होंगे, तो 1908 के खतियान से तय होंगे। ठीक है, ये मांग थी। जबकि इन लोगों ने कहा कि नहीं, पिछले 10 साल से जो भी झारखंड में रह रहा है वो झारखंडी होगा और उसको हम नौकरियां दे सकेंगे। तो इसको लेकर के जो विरोध दर्ज हुआ था, ठीक है, मेरी समझदारी है कि आदिवासी के पास जो भी एक मात्र चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ उसका लैंड है। लैंड से उसकी आइडेंटिटी बनती है, लैंड से वो जीता है।
मुझे लगता है उसके पास आप हाथों में करोड़ों रुपए रख दें, जैसा एचईसी और कुछ जितने भी बड़े बड़े कल कारखाने आए हमारे यहाँ, टाटा आया, और इन लोगों ने जो नौकरियां बांटी लैंड के एवज में, तो वो लैंड से जुड़ा हुआ इतना है कि उसके पास एक ही श्रम आता है, उसे वो खेती करके जीना जानता है। आप उससे पैसे से पैसा बनाने का जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो कभी नहीं कर सकता। अच्छा नितिशा, आखिरी सवाल ये होगा मेरा कि अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास उनकी पार्टी का भी नारा है, तो क्या आपको लगता है कि आदिवासियों के भी हैं ये प्रधानमंत्री? एक शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी होने के नाते मैं इनको पूरी तरह से खारिज करती हूँ कि ये शिक्षा को लेकर के जितना मेजर अटैक इनके शासनकाल में हुआ है वो कभी नहीं हुआ था। तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि ये हमारे कभी प्रधानमंत्री नहीं थे, ना हो सकते हैं। एक दंगाइयों को लेकर के जो लोग एक सत्ता हासिल करने वाले लोग हैं वो कभी नहीं हो सकते। और आदिवासियों के इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि वो प्रेम करना नहीं जानते हैं। आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना आता है। तो ये थी हमारे साथ नितिशा खलको, जिन्होंने आदिवासी जीवन से लेकर राजनीतिक बहसों, झारखंड और आदिवासियों की डोमिसाइल से संबंधित नीतियों, और आखिरी में इन्होंने यह भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी आदिवासियों के प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकते। साथ ही साथ नितिशा यह भी कह रहे हैं कि जो लोग प्रेम करना जो लोग नहीं जानते वो आदिवासियों के हो ही नहीं सकते। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, JNU, दिल्ली।